हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रेन योर ब्रेन नाउ। दिस इज़ ऐश्वर्या और आज हम बात करने वाले हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जो बिजनेस स्टडीज़ में आपका सेकंड चैप्टर है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में। अगर आपने इस चैप्टर को ध्यान दिया हो तो इस चैप्टर में हम दो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारे मैनेजमेंट की थ्योरिस्ट हैं उनके बारे में बात करते हैं। सो वन इज़ F.W. टेलर एंड द अदर वन इज़ हेनरी फ्योल। तो आज का जो लेक्चर है वो खास तौर से हम बात करेंगे F.W. टेलर के बारे में। F.W. टेलर कौन थे उनके बारे में भी डिस्कशन करेंगे, प्लस आई विल बी टॉकिंग अबाउट हिज टेक्निक्स। तो प्रिंसिपल्स पे ना फोकस करते हुए मैं आपसे टेक्निक्स पे ज़्यादा बात करूंगी। अब आपको पहले पता होना चाहिए कि प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स हैं क्या और इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। देखिए, कोई भी काम हम जब अपनी लाइफ में करते हैं तो कुछ प्रिंसिपल्स होती हैं जो हमें गाइड करती हैं, और इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी कुछ ना कुछ प्रिंसिपल्स होती हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह से आपको काम करना है उसको गाइडेंस प्रोवाइड होती है। तो जो हेनरी फ्योल थे उन्होंने 14 प्रिंसिपल्स दी थी और जो F.W. टेलर थे उन्होंने 4 प्रिंसिपल्स दी हैं। तो 4 प्रिंसिपल्स प्लस उनकी कुछ टेक्निक्स भी हैं जिसके थ्रू हम उन प्रिंसिपल्स को अचीव करते हैं। तो टेक्निक्स एक तरह से मेथड्स हो गए, वो तरीके हो गए जिससे हम उन प्रिंसिपल्स को अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे टेक्निक्स के बारे में। अगर आप इसे बोर्ड की पर्सपेक्टिव से देखो तो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे CUET एग्जाम के हिसाब से देखें तो भी आपको ये पता होने चाहिए। इसमें बहुत सारे आपके क्वेश्चंस बनते हैं। कुछ क्वेश्चंस में आपके लिए मैं इस लेक्चर में लाई हूँ, मोreover कुछ क्वेश्चंस आपके लिए अगले लेक्चर में आएंगे, बिकॉज यहाँ पे इस लेक्चर में मैंने बहुत ही डिटेल में एक एक पॉइंट को कवर किया है। तो अगर आप इस लेक्चर को पूरा देखोगे आपको डेफिनेटली बेनिफिट होगा, और टेक्निक्स फिर आपको कहीं से ही पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नॉट इवन NCERT, बिकॉज पूरे NCERT के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कीवर्ड्स जो है वो मैंने यहाँ पे रेफर करे हैं। सो आई होप यू विल बी एबल टू थ्रू विद दिस लेक्चर। आपको टेक्निक्स इजीली समझ में आ जाएंगी। नेक्स्ट लेक्चर्स में मैं आपके लिए लाऊंगी हेनरी फ्योल के भी प्रिंसिपल्स, बिकॉज ये BCom में भी आप देखोगे तो सबसे पहला जो फर्स्ट ईयर का टॉपिक होता है उसमें प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ज़रूर आते हैं। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट चाहे वो हेनरी फ्योल के हों या F.W. टेलर के हों, और भी हमारे पास बहुत सारे मैनेजमेंट के थ्योरिस्ट हैं, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो आपके 12th के और फर्स्ट ईयर के कोर्स में होते हैं वो यही दो मैनेजमेंट थिंकर्स हैं, उनकी प्रिंसिपल्स को हम कवर करते हैं। तो आज के टाइम को हम और ज़्यादा इसमें नहीं लगाएंगे। वील बी स्विचिंग ऑन टू दी पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन एंड प्लीज़ मेक श्योर कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियोस को शेयर करें। मेरी पूरी कोशिश यही रहती है, मैं जितने भी आपके लिए PPTs बनाती हूँ मेरी कोशिश ये होती है कि जो भी इस वीडियो को देखे उसको ये पूरी तरह से समझ में आए। सो आई होप दिस हेल्प्स यू। ऑल द बेस्ट, लेट्स प्रोसीड। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के अंदर खास तौर से हम बात करने हैं टेक्निक्स ऑफ F.W. टेलर। तो F.W. टेलर की टेक्निक्स को स्टार्ट करने से पहले मुझे आपके साथ डिस्कस करना है एक कोट जो कि F.W. टेलर ने खुद दिया था। हार्डली अ कॉम्पिटेंट वर्कमैन कैन बी फाउंड हु डज नॉट डिवोट अ कंसीडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम टू स्टडिंग जस्ट हाउ स्लोली ही कैन वर्क एंड स्टिल कन्विंस हिज एम्प्लॉयर दैट ही इज़ गोइंग एट अ गुड पेस। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एक कॉम्पिटेंट वर्कर जो होता है वो अकेला नहीं है जो कि सिर्फ काम पे फोकस कर रहा है, बट वो अपने एम्प्लॉयर को भी इस चीज़ से कन्विंस कर पाता है कि वो जो भी काम कर रहा है वो एकदम ठीक तरह से कर रहा है, एकदम सही पेस ऑफ जो टाइम है उसको यूटिलाइज करते हुए कर रहा है। तो चलो सबसे पहले बात करेंगे आप प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स के बारे में। मैंने आपको बेसिक डिफरेंस बता दिया था, बट आई प्रेफर कि आपको और क्लैरिटी होगी। जो ग्रीन में है दैट इज़ अबाउट प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल होता क्या है? मैनेजरियल प्रिंसिपल क्या है? एक ब्रॉड और जनरल गाइडलाइन है। कौन बनाता है? अगेन मैनेजर्स ही बनाते हैं। और क्यों बनाते हैं? जिससे उनका जो डिसीजन मेकिंग है वो ईजिली एग्जीक्यूट कर सके। तो प्रिंसिपल्स एक तरह से गाइडलाइंस हो गई जिससे कि हम अपनी टेक्निक्स को इजीली प्रैक्टिस कर सकें। और आप देखो येलो की तरफ मैंने मेंशन किया है कि टेक्निक्स क्या है? ये प्रोसीजर है या मेथड है जो कि सीरीज ऑफ स्टेप्स को लेके आती हैं। ओके, सीरीज ऑफ स्टेप्स है। अगेन आप प्रोसीजर याद कर सकते हो, हमने पढ़ा हुआ है टाइप्स ऑफ प्लान्स में। तो उनको कैसे अकम्प्लिश करना है, दैट इज टेक्निक। आगे बढ़ते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो जो F.W. टेलर थे उन्होंने जो कॉइन करा है टर्म दैट इज साइंटिफिक मैनेजमेंट, जिसको हम कहते हैं इट इज़ एन इंपॉर्टेंट स्ट्रीम ऑफ वन ऑफ द अर्लियर स्कूल्स ऑफ थॉट। अब जो अर्लियर स्कूल ऑफ थॉट क्या है? क्या वे ऑफ थिंकिंग होती है। तो इसमें जो क्लासिकल स्कूल है, ओके, क्लासिकल और मॉडर्न आते हैं। क्लासिकल स्कूल में हमारे पास ये 3 लोग आते हैं। वन इज़ F.W. टेलर, सेकेंड वन इज़ फ्योल्स एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी जो कि हेनरी फ्योल ने दिया है, और तीसरा है मैक्स वेबर की ब्यूरोक्रेसी थ्योरीज। तो इन तीनों को हम साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है वो तीनों ही, मतलब साइंटिफिक मैनेजमेंट फ्योल के एंड मैक्स वेबर के, इन तीनों के ही क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट में इनकी प्रिंसिपल्स को गिना जाता है। आगे आप देखो, जब हम बात करते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट की ही, तो यहाँ पे टेलर ने डेफिनेशन दिया है। उन्होंने ये बोला इट मीन्स नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट योर मेन टू डू। मेन का यहाँ पे रेफरेंस है विद रेफरेंस टू दी एम्प्लॉयज़। जो भी आपके यहाँ वर्कर्स हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो फैक्ट्री वर्कर्स हैं, क्योंकि आपको पता है ये जो टेक्निक्स हैं दे ऑल रिलेट टू फैक्ट्री। एक फैक्ट्री में कैसे काम करना है, लोग कौन कौन कैसे काम करेंगे, उस पर फोकस करते हैं।
सो यू नीड टू नो एग्जैक्टली आप क्या चाहते हैं अपने लोगों से काम करवाना, एंड सीइंग दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड द चीपेस्ट वे। बेस्ट का मतलब है अपना पूरी कैपेसिटी कैपेबिलिटी के हिसाब से, एंड चीपेस्ट का यहाँ पे रेफरेंस है विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट। तो मिनिमम कॉस्ट के साथ लेस आपका जो हो कॉस्ट अकर करे, उस पर हम फोकस करते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट में। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट में आप देख सकते हो एफ.डब्ल्यू. टेलर ने दिया था। तो एफ.डब्ल्यू. टेलर के बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। इनको फादर कहते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट के। ये 1856 में बॉर्न हुए थे। देन आपको ये भी पता होना चाहिए कि इन्होंने डिफरेंशियल पीस वेट सिस्टम दिया था, बहुत ज़्यादा फेमस है डिफरेंशियल पीस वेट सिस्टम प्लस टाइम एंड मोशन स्टडीज़। तो अगर आप CUET एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो CUET एग्ज़ाम में ये चीज़ पूछी जा सकती है कि टाइम एंड मोशन स्टडीज़ किसने दी थी, वर्क स्टडी में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, टेलर ने कौन सी बुक लिखी थी, कौन सी ईयर में लिखी थी। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि जनरल हैं एंड यू शुड बी नोइंग। अगेन ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम स्टीफेंस इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी। तो थोड़ा बहुत आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। मोरओवर अभी मैं आगे की आपको स्लाइड्स में आई विल बी इन्फॉर्मिंग यू मोर अबाउट एफ.डब्ल्यू. टेलर। चलो देखो इसमें आ ही रहा है। इट इज़ ही वॉज बॉर्न ऑन 1856 एंड ही डाइड इन 1915। तो 1915 में इन्हें निमोनिया हो गया था और उसकी वजह से इनकी डेथ हो गई थी। ये एक अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर थे। तो आप देखो इंजीनियर थे बट इन्होंने बहुत सारी प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स दी। दिस वॉज बिकॉज उनका जो फोकस था दैट वॉज विद रेफरेंस टू इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी। उनका मेन फोकस इसी पे था कि हमें कॉस्ट को कम करते हुए चलना है। तो इनिशियली जो थे वो एक अप्रेंटिसशिप थे, अप्रेंटिस मैकेनिस्ट थे, जो कि कोशिश ही करते थे कि फैक्ट्री कंडीशंस को एकदम ग्रास रूट पे एकदम ही लोअर लेवल पे जाके चीज़ों को समझते थे, और उनको इसी चीज़ में एक डिग्री भी मिली थी। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की उनकी अपनी डिग्री भी थी जो कि उन्होंने अचीव करी थी। सो ही ट्राई टू लर्न थिंग्स। उनकी कोशिश यही होती थी कि हर चीज़ को ग्रास रूट लेवल पे समझना और साइंटिफिकली उस चीज़ को एनालाइज करना कि ऐसा क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, उसको एक्सपेरिमेंट करना, हर चीज़ों को स्टडी करना। अगेन आप देखो तो वो एक इंटेलेक्चुअल लीडर थे जो कि एफिशिएंसी मूवमेंट की तरफ वर्क करते थे। अगेन विच मीन्स कि आप कॉस्ट को मिनिमम करने की कोशिश करते थे। एंड हिज होल फोकस वॉज इन रीशेपिंग द फैक्ट्री सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन। जिस तरह से काम हो रहा है उसको हम कैसे और एफिशिएंटली काम कर सकते हैं, दैट वॉज हिज फोकस एरिया। ही थॉट दैट बाय साइंटिफिकली एनालाइजिंग द वर्क इट वुड बी पॉसिबल टू फाइंड द वन बेस्ट वे। तो अगेन मैं आपको आगे बताऊंगी भी कि वन बेस्ट वे जो होता है वो मेथड स्टडी को हाईलाइट करता है। तो उनका ये मानना था काम करने के बहुत सारे तरीके हैं, बट कौन सा तरीका सबसे सही होगा, सबसे एफिशिएंट होगा, यूजफुल होगा, उस पर फोकस करना है। एंड ही इज़ रिमेंबर्ड फॉर हिज टाइम एंड मोशन स्टडीज़। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, वो टाइम एंड मोशन स्टडीज़ को उनको बहुत ज़्यादा जाना जाता है बिकॉज ही वॉज द पायनियर फॉर इट। ही इज़ ऑल्सो नोन एज द साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर इनको कहा जाता है, एंड इन्हीं ने कॉइन किया था ये टर्म भी, एंड इट वॉज पब्लिश्ड इन 1911। आफ्टर बीइंग फायर्ड फ्रॉम बेथलेहेम स्टील कंपनी ही रोड अ बुक ऑफ शॉप फ्लोर लेवल पे इन्होंने एक बुक भी लिखी थी। ही वॉज सिलेक्टेड टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ द अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स। तो ये प्रेसिडेंट रह चुके हैं। ही वॉज अ प्रोफेसर। ही जॉइंड द बेथलेहेम आयरन कंपनी इन 1898 विच लेटर बिकेम एज बेथलेहेम स्टील कंपनी। तो इनिशियल लेवल पे जहाँ पे वो एक अप्रेंटिसशिप के तौर पे ज्वाइन हुए थे, लेटर ऑन उसी कंपनी के वो एकदम हाईएस्ट पोस्ट पे पहुँचे, और उसके बाद उन्होंने उस कंपनी को भी छोड़ दिया। वो कंपनी बाद में बंद भी हो गई थी, बट उनका जो एम था, उनकी पूरी कोशिशें यही थी कि जो भी उन्होंने प्रिंसिपल्स डेवलप किए हैं उनको फॉलो किया जाए। तो ग्रास रूट लेवल पे उन्होंने चीज़ों को रिसर्च करा, स्टडी करा, उनको लेके आए, उनको एग्जीक्यूट करा और अपनी कंपनी में उन चीज़ों को अप्लाई किया। एंड टुडे ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। इनको बहुत ज़्यादा रेफ़र किया जाता है। तो हम सबसे पहली जो टेक्निक है उसकी बात कर रहे हैं विच इज़ फंक्शनल फोरमैनशिप। मैं आपको शॉर्ट में पहले समझा दूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो 8 लोगों के नाम हैं और ये सारे ही जो एरोज़ हैं हमने वर्कर से अटैच करे हैं। इनका कहना था एक फैक्ट्री जो प्रेमिसेस है उसमें हम सबसे पहले अगर बात करते हैं फोरमैन की, आपको पता है लोअर लेवल पे फोरमैन होते हैं, तो यहाँ पे उनका ये कहना था कि 8 फोरमैन्स होने चाहिए जो कि एक ही वर्कर को गाइड करेंगे। पॉइंट नंबर 1 देखते हैं। द फैक्ट्री सिस्टम द फोरमैन रिप्रेजेंट्स द मैनेजरियल फिगर विद हुम द वर्कर आर इन फेस टू फेस कॉन्टैक्ट ऑन अ डेली बेसिस। तो जितने भी वर्कर्स होते हैं वो अपने फोरमैन के कांटेक्ट में रहते हैं। फोरमैन उन्हें गाइड करते हैं कैसे कैसे काम करना है। तो एक फोरमैन जो है वो एक वर्कर का मैनेजर है, तो इसलिए हम उसे मैनेजरियल फिगर बोल रहे हैं। द फोरमैन इज द लोएस्ट रैंकिंग मैनेजर एंड द हाईएस्ट रैंकिंग वर्कर। दिस स्टेटमेंट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम बोथ द पर्सपेक्टिव CUET एज वेल एज बोर्ड कि ये लोएस्ट रैंकिंग मैनेजर है और हाईएस्ट रैंकिंग वर्कर है। तो अगर आप इसे लेवल्स के हिसाब से देखो तो ये लोअर लेवल में आते हैं, एंड अगर आप वर्कर के हिसाब से देखो तो हाईएस्ट लेवल के वर्कर्स हैं। फिर आता है टेलर ने ये बोला कि देयर शुड बी सेपरेशन ऑफ प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन। अब देखो 2 इंचार्जेस बने, वन इज़ प्लानिंग द अदर वन इज़ प्रोडक्शन। तो 4 लोग उसने बोले ऐसे होने चाहिए कि जो प्लानिंग का काम करेंगे और 4 ऐसे फोरमैन होंगे जो कि प्रोडक्शन का काम करेंगे।
अब प्लानिंग में कौन कौन होगा? प्लानिंग के अंदर जो 4 हम एम्प्लॉयज़ रखेंगे जो हमारे फोरमैन होंगे, उनके नाम है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट और डिसिप्लिनेरियन। इसी तरह से जो हमारे प्रोडक्शन की तरफ है उधर भी 4 है। पहले आप देखो प्लानिंग में ये जो 4 लोग हैं ये काम क्या करेंगे? ये 4 हमने पोस्ट क्रिएट करी, बट ये पोस्ट पे जो 4 फोरमैन होंगे उनका वर्क क्या है? जो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं दैट इज़ इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। ये क्या करेगा? ये ड्राफ्ट करेगा इंस्ट्रक्शन, मतलब इंस्ट्रक्शंस को प्रिपेयर करेगा। नंबर 2 इज़ रूट क्लर्क, ही हैज़ टू स्पेसिफाई द रूट ऑफ प्रोडक्शन, कहाँ से किधर तक प्रोडक्शन होगा। देन द थर्ड वन हैज़ टू प्रिपेयर द टाइम एंड कॉस्ट शीट। एंड जो डिसिप्लिनेरियन है उसको डिसिप्लिन को इंश्योर करना है, उसको देखना है कि डिसिप्लिन जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में काम जब भी हो रहा है और इससे पहले भी डिसिप्लिन इंश्योर करेगा। अब दूसरी एंड पे आप देखो प्रोडक्शन इंचार्ज है, इसके अंडर भी हमारे पास 4 हैं, 4 फोरमैन हैं, स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस एंड इंस्पेक्टर। इन 4 के भी आपके पास फंक्शंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये अगर आप बोर्ड की पर्सपेक्टिव से देखोगे। सबसे पहले आता है टाइमली एंड एक्यूरेट कंप्लीशन ऑफ जॉब। स्पीड है, स्पीड का मतलब ये हुआ कोई काम को जल्दी करना, तो टाइमली करना और एक्यूरेट सही काम भी करना। ओके। नंबर 2 इज़ कीपिंग मशीन्स एंड टूल्स रेडी फॉर ऑपरेशन, और ये काम होता है गैंग बॉस का। तो वो ये चेक कर रहे हैं कि जितने भी आपके पास मशीन्स टूल्स हैं वो सब ऑपरेटिव हैं या नहीं है। नेक्स्ट वी हैव रिपेयर बॉस। रिपेयर बॉस क्या कर रहा है? अगर कोई मशीन वर्किंग कंडीशन में नहीं है तो उसको इंश्योर करना, वो वर्किंग कंडीशन में उसे करना, उसको ठीक रखना। ओके। एंड लास्ट वी हैव इंस्पेक्टर। अब जो भी प्रोड्यूस हो चुका है, जो भी कुछ बन गए हैं, उनकी क्वालिटी को चेक करना कि वो सही क्वालिटी में बने हैं या नहीं। दैट वर्क हैज़ टू बी डन बाय इंस्पेक्टर। तो ये प्लीज़ ध्यान रखना, डिसिप्लिनेरियन जो है वो इंश्योर करता है डिसिप्लिन, और जो हम इंस्पेक्टर की बात करते हैं दैट पर्सन इज चेकिंग द क्वालिटी ऑफ प्रोड्यूस। नाउ ईच वर्कर विल हैव टू टेक ऑर्डर्स फ्रॉम 8 फोरमैन। तो जैसे मैंने आपको ये 8 फोरमैन बताए हैं, 4 हैं प्लानिंग इंचार्ज के अंडर और 4 हैं प्रोडक्शन इंचार्ज के अंडर। ये 8 लोग जो होते हैं, 8 फोरमैन हैं, ये एक ही वर्कर को गाइड करते हैं। अब फोरमैन के अंदर ये बहुत सारी क्वालिटीज़ चाहिए। देखिए इंटेलिजेंस है, एजुकेशन, टैक्ट, ग्रेट जजमेंट, स्पेशल नॉलेज है, मैनुअल डेक्सटेरिटी है, एनर्जी है, ऑनेस्टी, हेल्थ है। तो ये नंबर ऑफ क्वालिटीज़ हैं जो कि बहुत मुश्किल है, पॉसिबल है कि किसी एक पर्सन में हो। इसलिए टेलर जो थे, डब्ल्यू टेलर थे, उन्होंने बोला कि 8 स्पेशलिस्ट होने चाहिए। और ये आप देख सकते हो कि 8 जो स्पेशलिस्ट हैं, दे ऑल आर वेरी गुड इन देयर ओन वर्क। सो ईच स्पेशलिस्ट इज टू बी असाइंड वर्क अकॉर्डिंग टू हिज क्वालिटी। जैसे कैसे हो सकता है? जो टेक्निकल मास्टरी वाले हैं, इंटेलिजेंट हैं, उनको हम प्लानिंग का काम दें। जो एनर्जी है, जिनके अंदर हेल्थ अच्छी है, उनको हम एग्जीक्यूशन वाला काम दें। तो आपको ये देखना है कि आपके जो फोरमैन है कौन किस काम में केपेबल है, एंड अकॉर्डिंगली आपको उन्हें वो वाला काम अलॉट करना है। और आप देखोगे कि ये जो प्रिंसिपल है, ये जो टेक्निक है, दिस इज़ वायलेटिंग द यूनिटी ऑफ कमांड। तो यूनिटी ऑफ कमांड कहता है कि 1 पर्सन शुड बी गाइड बाय 1 बॉस, और यहाँ पे आप देख सकते हो 8 बॉसेस हैं जो कि गाइड करते हैं, या 8 फोरमैन हैं। सेकेंड टेक्निक में हम बात करते हैं दैट इज़ फटीग स्टडी। फटीग का मतलब होता है बहुत ज़्यादा थकान हो जाना। कभी आप देखो, आप गेम खेलते हो, कोई आप गेम खेल के आए, आपने फुटबॉल खेला, या आप कहीं से ड्राइव करके आते हो, तो आपको उसके बाद थकान होती है। और वही चीज़ यहाँ पे भी है, जब कोई पर्सन है, कोई लेबर है, फिजिकल लेबर करता है या मेंटल लेबर भी कर रहा है, तो दोनों ही तरह पे आपको थकान होती है। सो अ पर्सन इज़ बाउंड टू फील टायर्ड। तो जिस एनर्जी के साथ आप इनिशियली काम स्टार्ट करते हैं, बाय द एंड ऑफ द वर्क और इन द मिडल आपको कहीं ना कहीं थकान होती है। और टेलर का ये कहना था, क्योंकि उन्होंने, आप देखो हमने स्टार्टिंग में ही बात करी थी, ग्रास रूट लेवल पे वर्क करा, तो उन्होंने हर चीज़ को एनालाइज किया है। सो ही अंडरस्टूड कि जो वर्कर्स हैं उनको थकान होती है, दे आर टायर्ड एंड दे नीड रेस्ट। आपको उन्हें बीच बीच में रेस्ट देना है, और रेस्ट देने से होगा क्या? दे विल बी एबल टू रीगेन स्टैमिना। उनकी जो एनर्जी लॉस हुआ है वो वापस से उसे रीगेन कर लेंगे और सेम कैपेसिटी के साथ दोबारा से काम कर सकेंगे। वंस दिस इज डन, क्या होगा? इससे रिजल्ट क्या होगा? थर्ड वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। दिस विल रिजल्ट इन इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी। आपका जो भी प्रोड्यूस है वो अच्छा होगा, आपकी प्रोडक्शन की जो क्वालिटी है वो अच्छी होगी। तो इसलिए आपको ब्रेक्स देना ज़रूरी है। और जब हम फटीग स्टडी करते हैं, वी ट्राई टू डिटरमाइन द अमाउंट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट। कितने फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट यू हैव टू गिव, एज वेल एज कितने अमाउंट, मतलब कितनी देर के और कितने नंबर ऑफ रेस्ट आपको अपने एम्प्लॉयज़ को देने हैं या लेबर्स को देने हैं। तो जो भी वर्कर्स हैं उनको हम कितना रेस्ट इंटरवल देंगे, दैट ऑल्सो वी हैव टू डिटरमाइन, सो दैट उतने ही रेस्ट मिले जिससे उसकी बॉडी जो कैपेसिटी है, स्टैमिना है, वो वापस से सेम एनर्जी लेवल पे आ जाए। इवन इन अ सिंगल शिफ्ट अ वर्कर हैज़ टू बी गिवन सम रेस्ट। आप देखो, जब आप क्लास में पढ़ते भी हो, अगर आपको टीचर्स बीच बीच में ब्रेक दें तो वहाँ पे भी आपको ये थोड़ा सा रीगेन एनर्जी हो जाती है। सिमिलरली वर्कर, यू नो ही इज़ वर्किंग वेरी हार्ड, तो उसको भी ब्रेक की ज़रूरत होती है। इफ़ द वर्क इन्वॉल्व्स हैवी मैनुअल लेबर, अगर किसी काम में बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, बहुत ज़्यादा मेहनत है, तो बीच बीच में आपको पॉजेस देने हैं जिससे कि वो अपनी एनर्जी को रिचार्ज कर ले और बेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन अपना ऑर्गेनाइजेशन में दे सके। अब क्या क्या वजह हैं जिसकी वजह से लोगों को परेशानी होती है? सबसे पहला इंपॉर्टेंट है लॉन्ग वर्किंग आवर्स। आप बहुत लंबे लंबे टाइम के लिए लोगों से काम करवा रहे हो,
अनसूटेबल वर्क कंडीशंस हैं, मान लीजिए कहीं पे जो फैक्ट्रीज़ हैं होती हैं वैसे ही उसमें एसी वगैरह नहीं होते हैं, तो जो वहाँ का टेम्परेचर है दैट इज़ हाई, वर्क में भी बहुत सारे लोग हैं तो वहाँ पे वेंटिलेशन का प्रॉब्लम हो सकता है, या आपका जो मैनेजर है, जो फोरमैन है, वो बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव नहीं है, बैड वर्किंग कंडीशंस हैं, तो देयर आर नंबर ऑफ़ रीजंस जिसकी वजह से आपको फटीग हो सकता है, आपको थकान होगी, आपका मूड अच्छा नहीं होगा काम करते में, और इन्हीं सब रीजंस की वजह से वी हैव टू मेक श्योर कि हम अपने लेबर्स को, अपने वर्कर्स को फैक्ट्री में जब भी काम पे रखते हैं, हमें कोशिश ये करनी है कि उनको हम प्रॉपर ब्रेक्स दें, एज मच रिक्वायर्ड उतने आपको उन्हें ब्रेक्स प्रोवाइड करना है। तो हमने 2 टेक्निक्स पे भी बात कर ली, वी हैव कवर्ड फंक्शनल फोरमैनशिप एंड वी हैव कवर्ड फटीग स्टडी। तो 2 टेक्निक्स हमने कवर कर ली, लर्न करने के लिए आप याद कर सकते हो 2F कर सकते हो, तो 2F हमने लर्न कर लिए हैं। तीसरा आता है D से, दैट इज़ डिफरेंशियल पीस वेट सिस्टम। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप बोर्ड की पर्सपेक्टिव से देखते हो। इवन जब आप CUET की तैयारी कर रहे हो तो उसमें वो आपसे पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ दी डिफरेंस अमाउंट, जिससे कोई एफिशिएंट इनएफिशिएंट जो है वो मोटिवेट हो रहा है, क्या डिफरेंस होता है, उन सब चीज़ों को आप रेफर कर सकते हो। देखो डिफरेंशियल का मतलब है अलग अलग, पीस हेयर रेफर्स टू नंबर ऑफ यूनिट्स, और उसी के हिसाब से हम वेज देंगे, वेज इज़ गिवन टू द लेबर। तो जो हमारे यहाँ वर्कर्स हैं उनको हम किस तरह से पेमेंट करें, क्या सारे ही वर्कर्स को सेम पैसा दे दिया जाए या अलग अलग दिया जाए, तो ये यहाँ पे हमने बोला कि देयर हैज़ टू बी सम इक्विटी, ओके, देयर हैज़ टू बी डिफरेंशियल पीस वेज। आप ये नहीं कर सकते कि जो काम नहीं कर रहा उसको भी आप वही पैसा दे रहे हो और जो काम कर रहा है उसको भी आप उतना ही पैसा दे रहे हो। तो ही वांटेड टू डिफरेंशिएट बिटवीन एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट, एंड वी नो एफिशिएंट हियर रेफर्स टू जो कि कम कॉस्ट पे काम कर रहा है, इनएफिशिएंट इज जिसकी वजह से हाई कॉस्ट इंक्रीज हो रही है। तो उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया टेलर ने, उन्होंने कहा अगर आप स्टैंडर्ड वर्कर्स रखो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और फिर आप एक स्टैंडर्ड आउटपुट डिटरमाइन करते हो, विच इज़ आप रेड में देख सकते हो 10 यूनिट्स, और जो 10 यूनिट्स मैन्युफैक्चर कर लेता है, मान लीजिए एक दिन का टारगेट है 10 यूनिट्स यू मेक, तो आपको 50 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से मिलेंगे, ओके। अब इसको आप नीचे देखो इसमें कि अगर किसी ने 11 यूनिट्स बनाए, अगर उसने एक से ज़्यादा बना लिया, मतलब स्टैंडर्ड से ज़्यादा बनाया, तो उसको हम दे रहे हैं 11 इंटू 50, दैट इज़ 550। बट अगर किसी ने कम बनाए, अगर किसी ने 9 यूनिट्स ही बनाए, ज़रूरी नहीं कि सब पूरा यूनिट्स बना लें, सो इफ़ ही इज़ मेकिंग 9, तो आप देखो हमने वेज रेट भी कम कर दिया। सो वेज रेट इज़ नाउ नॉट 50 बट 40, तो आपका वेज रेट का जो अमाउंट है वो चेंज हो जाएगा, जिससे नाउ इट बिकम्स 360 पर डे। तो जो आपका डिफरेंस है एफिशिएंट और इनएफिशिएंट में, दैट इज़ ऑफ 190। तो जो स्टैंडर्ड बना रहा है उसको हम कह रहे हैं वो भी एफिशिएंट है, और जो स्टैंडर्ड से ज़्यादा बना रहा है दैट पर्सन इज़ ऑल्सो एफिशिएंट, बट जो स्टैंडर्ड से कम बना रहा है दैट पर्सन इज़ इनएफिशिएंट। और इनएफिशिएंट और जो आपका एफिशिएंट है उसके बीच का जो डिफरेंस है उसी से वो पर्सन मोटिवेट होता है। नेक्स्ट टेक्निक देखते हैं, दैट इज़ टाइम स्टडी। टाइम स्टडी का मतलब है स्टैंडर्ड टाइम डिटरमाइन करना। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, फैक्ट्री के अंदर जितने भी आपके काम हैं उन सब के लिए डिटरमाइन करना कि कितनी देर में वो काम हम कर सकते हैं। द मेथड ऑफ टाइम स्टडी विल डिपेंड अपॉन द वॉल्यूम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द टास्क। काम किस तरह का है, कितनी बार आपको वो काम करना है, टाइम की मेजरमेंट की कॉस्ट कितनी पड़ेगी, ये सब चीज़ें आप देखते हो जब भी आप टाइम स्टडी को कैलकुलेट कर रहे हो। और ऑब्जेक्टिव क्या है टाइम स्टडी का, इससे हमें आइडेंटिफाई हो जाता है कि किस काम में हमें कितने वर्कर्स की ज़रूरत है। अगर वर्कर्स सही तरह से उस काम को करते हैं उतने ही टाइम में, तो हमें उन्हें कितना इंसेंटिव देना है, दैट ऑल्सो वी हैव टू डिटरमाइन। एंड लास्टली द लेबर कॉस्ट, हमें कितना खर्चा पड़ेगा उस काम को कराने में उतने ही लेबर्स के साथ। सो आई होप यू आर क्लियर विद दैट। आगे देखो एग्जाम्पल मैं आपको समझाती हूँ। अब जब हम ऑब्जर्वेशंस करते हैं, चीज़ें हमने पता करी, तो हमने एक स्टैंडर्ड टाइम निकाला। कैसे डिटरमाइन होता है, अब मान के चलो एक कार्डबोर्ड का बॉक्स बनाना है, ठीक है, और वो बॉक्स बनाने के लिए 20 मिनट लगते हैं, तो 1 घंटे में कितने बॉक्सेस बनेंगे, 3। दैट मीन्स 20 + 20 + 20 तो 60 मिनट्स हो गए। तो 1 घंटे के अंदर हमारे 3 बॉक्सेस तैयार होते हैं। अब हम एक और एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि अगर कोई वर्कर है, मान लीजिए राम करके वर्कर है, तो 8 घंटे काम करता है वहाँ पे फैक्ट्री में, और 8 में से 1 घंटा आप हटा दीजिए कि उसको ब्रेक चाहिए, लंच, हमने अभी फटीग स्टडी की बात भी करी, तो 1 घंटा अगर हम हटा दें तो 7 आर अदर प्योर वर्किंग आवर्स। 7 × 3, हर घंटे में वो 3 बॉक्सेस बना रहे हैं, तो 7 × 3 कर देंगे तो हमारे पास आ गया टारगेट विच इज़ 21 बॉक्सेस। तो 21 बॉक्सेस इस पर्सन को बनाने हैं इन हिज 7 आवर्स शेड्यूल ऑफ पर डे वर्क, ओके। सो दिस इज़ हिज स्टैंडर्ड टास्क, और उसी के हिसाब से हम इसकी वेजेस जो हैं, जो हमने अभी डिफरेंशियल पीस वेज को बात करी, उसके हिसाब से ही बनाएंगे। तो आपने एक स्टैंडर्ड डिटरमाइन कर दिया, और इसी स्टैंडर्ड से हम एक वेज रेट जो है वो भी डिटरमाइन करते हैं। तो इस तरह से स्टैंडर्ड टाइम एक डिटरमाइन करते हैं एज पर द वर्क, काम क्या है उसके हिसाब से कितना मैक्सिमम टाइम चाहिए होगा, और वो टाइम भी आप कैसे कर रहे हो, एक्सपेरिमेंट करके चेक कर रहे हो। आप देख रहे हो लेबर्स पे कि कितना टाइम लग रहा है, क्या वाकई में 20 मिनट लग रहे हैं या वो काम 10 मिनट में हो सकता है। सो यू डिटरमाइन फर्स्ट हाउ मच टाइम इज़ रिक्वायर्ड फॉर दैट वर्क।
ओके, नेक्स्ट वी कम ऑन टू मोशन स्टडी। मोशन स्टडी भी बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे हम कहते हैं, क्योंकि देखिए हम लेबर्स की बात कर रहे हैं, हम ह्यूमंस की बात कर रहे हैं और ह्यूमन बिहेवियर जो होता है उसमें कोशिश यही होती है कि हम कम काम करें और ज़्यादा पैसा मिले। तो लोग क्या करते हैं, यूजुअली फैक्ट्रीज़ में जो काम करते हैं, आपके यहाँ लेबर होता है, तो वो मोशंस एक्स्ट्रा भी करते हैं। एक्स्ट्रा मोशंस का मतलब क्या है कि जब आप सामान को उठा रहे हैं, रख रहे हैं, बैठ रहे हैं, खुद अपनी पोजीशंस को चेंज कर रहे हैं, इधर से कहीं और जा रहे हैं, तो इसमें जितने भी अननेसेसरी हैं, जो मोशंस रिक्वायर्ड नहीं हैं, उनको एक फैक्ट्री मैनेजर को रिड्यूस करना है, उनको हटा देना है। बिकॉज इससे क्या होगा, आपका लेस टाइम लगेगा काम को ख़त्म करने में। अगर आप यूजलेस मोशंस को हटा देंगे तो जो टाइम लग रहा है काम को होने में वो कम लगेगा। तो उन्होंने बॉडी मोशंस को आइडेंटिफाई करा और ही सेड कि जो प्रोडक्टिव हैं उन मोशंस को बढ़ाओ। अगर वाकई में किसी सामान को एक जगह से दूसरे ले जाने में आपको जितने मोशंस रिक्वायर्ड हैं उतने रखिए। जो इंसिडेंटल है, इंसिडेंटलिस्ट जो अचानक से होते हैं, अचानक से आपको कहीं स्टोर जाना है, आपको मैनेजर ने बुला लिया, वो होने चाहिए। एंड जो अनप्रोडक्टिव मोशंस हैं उनको आपको हटाने चाहिए। तो 3 तरह के मोशंस हो गए, प्रोडक्टिव, इंसिडेंटल एंड अनप्रोडक्टिव। इसमें से प्रोडक्टिव रहेंगे, इंसिडेंटल नेचुरली रहेंगे एंड अनप्रोडक्टिव को हमें हटाना है। और कैसे हम मेजर करते हैं, स्टॉप वॉचेस वगैरह के थ्रू आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कितने मोशंस हो रहे हैं, क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। नेक्स्ट टेक्निक इज मेथड स्टडी। मेथड स्टडी आप याद करो, मैंने शुरू में भी आपको बताया था जब हम टेलर की बात कर रहे थे कि ऑब्जेक्टिव ऑफ मेथड स्टडी इज टू फाइंड वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग द जॉब। किसी भी काम को करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। जब मैं इस चीज़ को आपको क्लास में समझाती हूँ तो मैं बताती हूँ कि अगर आप स्कूल आ रहे हैं तो स्कूल आने के लिए भी आपके पास नंबर ऑफ वेज़ हैं, ठीक है, बहुत सारे तरीके हैं। आप फ्रेंड्स के साथ आ सकते हैं, आप खुद से एक्टिवा चला के आ सकते हैं, आप अपने पेरेंट्स के साथ आ सकते हैं, आप ऑटो से आ सकते हैं। बट विच इज़ द बेस्ट वे ऑफ कमिंग टू स्कूल, जो आपके लिए एफिशिएंट हो, जिसमें घर की जो कॉस्ट लग रही है, पैसे लग रहे हैं, वो कम हो और टाइमली आप स्कूल आ जाए। उसी तरह से यहाँ पे भी है। FW टेलर का कहना था कोई भी काम है, चाहे प्रोडक्शन का है, चाहे आप उसको पैकिंग कर रहे हैं, वट एवर वर्क यू आर डूइंग, उस काम को इस तरह से करना है कि उसमें अपनी कॉस्ट मिनिमम आए। ओके, सो राइट फ्रॉम प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल टिल द फाइनल प्रोडक्ट इज डिलीवर्ड। जब तक आपने रॉ मटेरियल लाए और आपका फाइनल प्रोडक्ट डिलीवर हुआ, उसके बीच में बहुत सारे आपके एफर्ट्स आते हैं, बहुत सारे काम हैं। उन सारे ही काम को करने के जो मेथड्स हैं उसमें से आप वो मेथड लो जो आपके लिए एफिशिएंट है। ओके, सो ये डिवाइस द कंसेप्ट ऑफ असेंबली लाइन बाय यूजिंग मेथड स्टडी। तो जैसे आपने रॉ मटेरियल परचेज करा, उसके लिए कौन से मेथड्स हैं, कौन सा हमारे लिए फीजिबल है। उसके बाद रॉ मटेरियल को स्टॉक करना है, उसमें कौन से मेथड्स हैं, उसको हम किस तरह से करें, कौन सा हमारे लिए बेस्ट रहेगा। प्रोडक्शन करने के जो टेक्निक्स हैं उसमें से कौन सा प्रोडक्शन का टेक्निक हमारे लिए बेस्ट रहेगा। वंस दैट इज़ डन, उसके बाद जो हमारा सेमी फिनिश गुड तैयार हुआ है उसको कहाँ स्टॉक करना है। तो हर काम को करने के उनके पास अलग अलग तरीके हैं और हर तरीके के अपने जो स्टेप्स हैं उसमें से कौन सा बेस्ट स्टेप रहेगा उसको आप एग्जीक्यूट करोगे, विच इज़ नोन एज मेथड स्टडी। नेक्स्ट आप देखते हैं आगे ही, जब हम बात करते हैं मेथड स्टडी में ही, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द होल एक्सरसाइज इज टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। हमारा मेन कंसेप्ट ये है। आप देखो इनिशियली भी मैंने आपको बताया था कि ये इंटेलेक्चुअल लीडर थे जिनका फोकस ही था कि हम किस तरह से एफिशिएंसी को मिनिमाइज करें एंड मैक्सिमाइज द क्वालिटी एंड सेटिस्फैक्शन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है CUET के पर्सपेक्टिव से भी, तो प्लीज़ आप ये ध्यान रखना। ऑब्जेक्टिव क्या है, कॉस्ट को मिनिमाइज करना, मैक्सिमाइज करना क्वालिटी और सेटिस्फैक्शन ऑफ द कस्टमर। जैसे उन्होंने कहा कि अगर आप एक कार को डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसमें भी असेंबली लाइन प्रोडक्शन है, तो इसमें क्या क्या आएगा कि भाई आपको कितने लोग चाहिए, क्या क्या ऑपरेशंस होंगे, कौन सी मशीन्स लेनी है, क्या क्या रॉ मटेरियल है, इन सारी चीज़ों का पहले इनलिस्ट करना और फिर देखना कि इसमें से कौन सा हमें बेस्ट चीज़ को यूज़ करना है। तो मेथड स्टडी में अल्टीमेटली दिस इज़ द थिंग दैट वी आर डिसाइडिंग वन बेस्ट वे। ओके, सो वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग दैट जॉब इज़ इन डिसाइडिंग द मेथड स्टडी। तो अभी तक हमने टेक्निक्स जो कवर कर ली, डिफरेंशियल पीस वेज, फंक्शन फोरमैनशिप, फटीग स्टडी की बात कर ली, टाइम स्टडी देख लिया, एंड वी हैव ऑल्सो कवर्ड मेथड एंड motion study. Next we are coming on to the last one, which is standardization and simplification. Standardization का मतलब किसी चीज़ का एक स्टैंडर्ड, दैट इज़ बेंचमार्क। ओके, एक आपने रूल बना दिया, एक आपने मुकाम बना दिया कि आपको कम से कम इतना ही हासिल तो करना ही है, उसके अलावा आप अच्छा करते हो तो बहुत अच्छी बात है। डेफिनेशन देखो, इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सेटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर एवरी बिजनेस एक्टिविटी। हर असेंबली लाइन के लिए हर एक्टिविटी, चाहे वो प्रोडक्शन है, चाहे रॉ मटेरियल का परचेज है, टाइम को बनाना है, कितने बजे आपको ऑफिस में आना है या फैक्ट्री में आना है, क्या वर्किंग कंडीशन होंगी, एवरी वर्क के लिए आप एक स्टैंडर्ड बना रहे हो। तो प्लीज़ ये ध्यान रखना, स्टैंडर्डाइजेशन हेयर रेफर्स नॉट ओनली टू प्रोडक्शन बट एवरी एक्टिविटी। जो भी एक्टिविटीज़ फैक्ट्री में हो रही है, टेलर का कहना था कि आपको हर काम के लिए बेंचमार्क्स सेटअप करने हैं। दीज स्टैंडर्ड्स आर द बेंचमार्क्स विच
मस्ट बी एडहर्ड का मतलब है उन्हें फॉलो करना है ड्यूरिंग प्रोडक्शन। जब आप प्रोडक्शन कर रहे हो, जो भी काम कर रहे हो, जिसमें फैक्ट्री में जिस भी काम के लिए लेबर रखा गया है, उसको उस काम का बेस्ट बताना है आपको कि भाई दिस इज़ योर स्टैंडर्ड और आपको इतना अचीव करना है। तो जैसे ही स्टैंडर्ड आप क्लियर कर देते हो तो उस पर्सन के दिमाग में रहता है कि भाई मुझे इतना मिनिमम काम करना ही करना है। जैसे हमने डिफरेंशियल में बात करी तो आपको मिनिमम प्रोडक्शन करना है एंड प्रोडक्शन की क्वालिटी भी अच्छी होनी है। सो इट इज़ नॉट जस्ट प्रोडक्शन बट ऑल्सो द क्वालिटी दैट यू आर गिविंग एज प्रॉमिस्ड। जो भी कस्टमर की क्वालिटी बोली गई है प्रोडक्शन की, वही आपको बनानी है। Objective of standardization, very important for CUET as well as board, to reduce a given line or product to fixed type. जितना ज़रूरी है उतना ही प्रोडक्शन करना है। इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स एंड प्रोडक्ट्स, टू एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड ऑफ एक्सेलेंस एंड क्वालिटी इन मटीरियल। जो आप सामान लेके आ रहे हैं, रॉ मटेरियल ला रहे हैं, उसका भी स्टैंडर्ड हो। अगर आप बेकार क्वालिटी का सामान ले आएंगे और देन यू एक्सपेक्ट योर लेबर टू वर्क हार्ड एंड बेटर प्रोडक्ट्स, तो वो पॉसिबल नहीं है। आपको ये देखना है कि जो भी रॉ मटेरियल आ रहा है उसका स्टैंडर्ड अच्छा होना चाहिए। एंड टू एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ मैन एंड मशीन। ये कैसे होगा? जब आप ट्रेनिंग दोगे। यू नो योर पीपल, दे आर गुड, बट आपको उन्हें ट्रेनिंग देनी है जिससे उनकी स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस जो है वो बेटर हो। मशीन्स हैं तो आपको उस पर भी रिपेयरिंग करनी है, उसका भी आपको पता है डेप्रिसिएशन होता है। सो यू हैव टू मेक श्योर कि अगर कोई मशीन जो है वो आपके ऑब्सोलीट हो रही है, आपको उसे चेंज करना है। तो ये ऑब्जेक्टिव्स होते हैं स्टैंडर्डाइजेशन के कि एक प्रोडक्ट और लाइन को रिड्यूस कर देना टू फिक्स्ड, कितने आपको बनाने हैं उन चीज़ों को। इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स एंड प्रोडक्ट्स हो। इस्टेब्लिश करो स्टैंडर्ड्स ऑफ एक्सेलेंस एंड लास्टली इस्टेब्लिश स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस। एक्सेलेंस के भी एंड परफॉर्मेंस के भी, भाई कितना कितना आपको काम करना है। आगे हम इसमें देखते हैं सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन होता है एक्सेस वैरायटी को एलिमिनेट करना। जैसे अगर आप किसी भी जूस की कंपनी की बात करो तो इतने सारे उसमें वैरायटीज़ हैं, बट जो बिकते हैं वो 3 या 4 हैं, तो आपको उन्हीं पे फोकस करना है जो आपके लिए ज़्यादा बिकते हैं। इसी तरह से अगर आप देखो कोई जूते की अगर फैक्ट्री है तो वहाँ पे भी आप सारे साइजेस के शूज़ नहीं बना रहे हो। यू आर गोइंग फॉर दैट साइजेस जो सबसे ज़्यादा प्रेवलेंट है मार्केट में, जो लोग ज़्यादातर पहनते हैं, वही साइजेस के हम मैन्युफैक्चर करते हैं। तो मेन टेलर का यहाँ पे कहना था कि जो सिंप्लीफाई करना है, आपको एक्सेस वैरायटी को हटाना है एंड उससे होगा क्या? इट रिजल्ट्स इन सेविंग ऑफ कॉस्ट एंड लेबर, मशीन्स एंड टूल्स। ओके, सो LMT एज वेल एज C, चारों चीज़ों में रिडक्शन हो रहा है। एक्स्ट्रा लेबर नहीं होगा, कॉस्ट नहीं बढ़ेगी, मशीन्स एक्स्ट्रा यूटिलाइज नहीं होंगी, उनका जो मशीन आवर्स हैं वो वेस्ट नहीं होंगे, और जो आपके टूल्स हैं, रॉ मटेरियल हैं, जो आपके टूल्स फिनिश हो सकते हैं, वो भी आपके बने रहेंगे, वो आपके वेस्ट नहीं होंगे। सो सिंप्लीफिकेशंस एम एट अननेसेसरी जो वेराइटीज़ हैं, अननेसेसरी जो आपने क्रिएट करे हुए हैं साइज, डायमेंशंस, उन सबको हटा देना। जबकि स्टैंडर्डाइजेशन क्या है कि एक स्टैंडर्ड बना देना, एक बेंचमार्क बना देना कि जितने भी आपके यूनिट्स हैं वो उसी स्टैंडर्ड को मैच करें। जैसे आप देखो जो भी अपनी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, MNC हैं, उनका अगर कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी जो प्रोड्यूस है वो क्वालिटी स्पेसिफिकेशन को मैच नहीं करता है तो वो उसे हटा देते हैं, बिकॉज वो स्टैंडर्ड को मीट नहीं कर रहा है। सो वी आर कमिंग ऑन टू द एंड ऑफ दिस लेक्चर। और एंड में मैं चाहती हूँ कि मैं आपके साथ अगेन एक FW टेलर का बहुत अच्छा कोट है वो शेयर करूँ। इन द पास्ट द मैन हैज़ बीन फर्स्ट, इन द फ्यूचर द सिस्टम मस्ट बी फर्स्ट। द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी गुड सिस्टम मस्ट बी दैट ऑफ डेवलपिंग फर्स्ट क्लास मैन। तो कल को आप लोग अपनी फैक्ट्रीज ओपन करेंगे, आपकी कंपनीज होंगी, सो इन केस यू ओपन अ फैक्ट्री और आपके अंडर लोग काम कर रहे हैं, तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि उन लोगों के लिए काम करने के लिए अच्छे अच्छे सिस्टम डिवाइस करिए। इसी तरह से जिस तरह से टेलर ने डिवाइस करे हैं, दैट इज़ वॉट यू हैव टू वर्क फॉर। यू नीड टू मेक श्योर कि आप नए सिस्टम्स लेके आएँ, अच्छे सिस्टम्स लेके आए हैं जो कि आपके यहाँ के लोगों के लिए हेल्पफुल हो, सोसाइटी के लिए भी हेल्पफुल हो। So thank you so much for watching the video, and if you like the video, please do like, share, comment, and please do share with friends of class 12th, of graduation level. सबको ये आपको बेनिफिट करते ही हैं। आप जितना ज़्यादा नॉलेज और लोगों के साथ शेयर करते हैं उतना ज़्यादा हमें खुद भी अपने लिए भी अच्छा करते हैं। So make sure that you share. All the very best. Take care. Bye bye.